क्या ये जरूरी है कि औरत को हर काम के लिए मर्द से पूछना पड़ेगा? बीबी को नौकरी करनी है तो पति की इजाजत लेनी होगी। गर्लफ्रेंड को दोस्तों से मिलने जाना है तो बॉयफ्रेंड की परमिशन जरूरी है। क्या मर्द ही ये तय करेगा कि औरत की लिमिट क्या होगी, उसे कब कितनी आजादी देनी है? बहुत से घरों में आज भी ये होता है और ये फिल्म उस पर सवाल उठाती है। और सिर्फ सवाल नहीं उठाती, औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले मर्दों की ईगो को जबरदस्त चोट पहुंचाती है और अपने मकसद में कामयाब होती है। इस फिल्म पर बहस होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा सही हो तो बहस से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। करण जौहर ने एक बार फिर एक अलग तरह का रोमांस दिखाया है और सोसाइटी के लिए एक ऐसी फिल्म बनाई है जो जरूरी है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आर माधवन और फातिमा सना शेख की फिल्म आप जैसा कोई। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ नाच रहे होते हैं और यहीं पर हम देखते हैं श्री रेणु त्रिपाठी को, जो कि यहाँ पर खड़े खड़े राखी नाम की लड़की को देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इसलिए वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जैसे ही राखी उस पार्टी से बाहर निकलती है, यहाँ पर हमारा श्री जो है वो राखी को प्रपोज कर देता है। लेकिन राखी ने यहाँ पर श्री को मना कर दिया था। उसने उसे बताया कि वो सिर्फ दोस्त है और एक दूसरे के साथ रहना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होता है, वो दोस्त भी हो सकते हैं। तो श्री का स्कूल के टाइम पर ही दिल टूट गया था और अब श्री जो है वो बड़ा हो गया है, और बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो गया है, मतलब कि वो 42 साल का हो चुका है। उसकी शादी नहीं हुई है और तो और वो अभी तक वर्जिन भी है। श्री संस्कृत का एक टीचर है और वो बहुत मासूम है और बहुत इंटेलिजेंट भी। उसके बड़े भाई हैं भानु, जो कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका ईगो जो है वो बहुत ही ज्यादा हटके है। श्री इतना सीधा है कि जब वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ पर श्री का मजाक बना लेते हैं, जिनमें एक राकेश नाम का लड़का है जो कि हमेशा ही श्री के ऊपर चुटकुले छोड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर श्री जो है वो उससे कुछ नहीं कहता। श्री के घर में ही कुसुम भाभी रहती है और वो कुसुम भाभी को माँ की तरह मानता है, और कुसुम भाभी भी अक्सर श्री से बातें करती रहती है और उसके लिए रिश्ते भी लाया करती है। लेकिन फिलहाल तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि श्री की शादी नहीं हो पा रही है। उसके पास बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन हमेशा ही लड़कियों को संस्कृत टाइप का टीचर जो है वो पसंद नहीं आता है, जिस वजह से श्री को हमेशा ही रिजेक्शन झेलनी पड़ी है। क्योंकि संस्कृत सभी को ओल्ड फैशन लगता है और वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ रहे जो कि संस्कृत पढ़ाता हो, और श्री जो है वो बहुत ही सीधा साधा है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। श्री का एक दोस्त भी है जिसका नाम दीपक है। वो एक फोटोग्राफर है और वो एक दिन श्री को एक एडवाइस देता है। वो उसे बताता है आप जैसा कोई ऐप के बारे में, जो कि एक चैटिंग ऐप था जिसमें आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आपकी ना तो उसके पास प्रोफाइल पिक्चर जाएगी और ना ही वीडियो कॉल जाएगा, सिर्फ एक दूसरे से आप बात कर सकेंगे। ये बात दरअसल में नॉटी टॉक के लिए होता है, जिसके बारे में श्री को भी थोड़ा बहुत मालूम है। तो रात को ही श्री जो है वो आप जैसा कोई ऐप पर अपनी आईडी बना लेता है और वो सबसे पहला कॉल भी तुरंत ही लगा देता है। श्री ने जैसे ही कॉल लगाया तो सामने से लड़की ने फोन उठाया और पहले ही मिनट में श्री ने अपना नाम भी बता डाला और वो क्या करता है ये भी बता दिया। और तो और वो उससे बहुत ही डिसेंट तरीके से बात कर रहा था। सबसे पहले उसने उससे पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं। ये सारी बातें सुनकर सामने वाली लड़की को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब रोज रात को ही श्री जो है वो उन लड़कियों से बात करने लगा था जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसका अकेलापन दूर हो रहा था, क्योंकि स्कूल के टाइम में जब राखी ने उसे रिजेक्ट किया था तब से ही यहाँ पर श्री जो है वो किसी के भी नजदीक नहीं गया है। जिसके बाद हम भानु और कुसुम भाभी को देखते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि भानु जो है वो कुसुम भाभी को कुछ भी नहीं मानता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें सिर्फ काम वाली बाई मानता है और उनका काम है कि वो घर में काम करे। जबकि हमें एक बात मालूम चलती है कि कुसुम भाभी जो है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उनका अचार का बिजनेस भी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन भानु जो है वो उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भानु तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इस बिजनेस करने की परमिशन दे दी। अब एक दिन जब कुसुम भाभी चुपचाप घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर जॉय नाम का बंदा आता है और जॉय को दरअसल में कुसुम भाभी ने अचार दिया था और वो अचार जो है वो जॉय को बहुत पसंद आया था। जॉय दरअसल में कोलकाता में रहता है
और उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती है। और ये अचार जॉय की फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आया था। और बातों ही बातों में जॉय ने यहाँ पर कुसुम भाभी को एक लड़की के बारे में बताया और जिससे श्री शादी कर सकता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉय की भांजी होती है। ये सुनने के बाद तो कुसुम भाभी ने तुरंत ही श्री के पास कॉल लगाया और उसे बताया कि तुम्हें एक लड़की को देखने के लिए जाना है। लेकिन श्री नहीं मान रहा था क्योंकि उसकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है और हर बार उसकी इंसल्ट ही होती है लड़कियों के सामने, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहता है। लेकिन भाभी के कहने पर एक बार फिर से वहां श्री को इंसल्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है। वो बहुत देर तक उस लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस लड़की की एंट्री होती है। लड़की का नाम है मधु बोस और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो एक फ्रेंच की टीचर है और ये सारी चीजें देखकर तो श्री को बिल्कुल भी मधु के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे बुढ़े से शादी के लिए क्यों मानेगी। लेकिन जब उन दोनों की बातें हुई तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मधु जो है वो श्री से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है। दोनों के ख्याल भी हैं जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। और मधु जो है वो कोलकाता में फ्रेंच पढ़ाती है, जबकि श्री जो है वो जमशेदपुर में रहता है। लेकिन श्री को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे डाउट हो रहा था कि कोई ना कोई तो है जो कि उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मधु जैसी खूबसूरत लड़की उससे शादी करना क्यों चाहेगी भला। तब दीपक ने उसे एक आइडिया दिया। उसे बताया कि मधु का अगले हफ्ते जो है वो जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि हम कोलकाता चलें और वहाँ चल के मधु भाभी को हम सरप्राइज करें, ताकि हमें वहां जाकर ये भी पता चल जाए कि मधु सच बोल रही है या फिर झूठ। इसलिए वो उसकी फैमिली से भी मिल लेंगे। वो अपने साथ राकेश को भी ले जाते हैं और उन्होंने प्लानिंग की है कि वो वहां एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो उसकी सारी फैमिली से इसी बहाने से मिल जाएंगे। इसलिए वो राकेश को लेकर गए थे और उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा थमा दिया। तो शुरुआत होती है दादी से और मालूम चलता है कि मधु के पिताजी जो है वो मधु की माँ के साथ नहीं रहते हैं और मधु की दोनों मौसी जो है वो यहीं रहती है और उनके दोनों मौसिया जी भी यहीं पर घर जमाई बनकर रहते हैं। और तो और हमें मालूम चलता है कि मधु के मामा जी मतलब की जॉय भी यहीं पर रहते हैं। जिसके बाद राकेश मधु की एक दोस्त से मिलता है और वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। यहाँ पर मधु की दोस्त बताती है कि मधु का एक सीरियस रिलेशनशिप भी रह चुका है नमित मल्होत्रा नाम के लड़के से, और ये बात अब श्री को भी मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से अब वो मधु से मिलता है। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर श्री जो है वो मधु से नमित के बारे में पूछ लेता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, जिस पर कि मधु को ऐसा लग रहा था कि शायद श्री उसका पीछा कर रहा है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर मधु ही नमित के बारे में बता देती है कि 5 साल पहले वो रिलेशनशिप में थे और काफी ज्यादा सीरियस भी थे। और फिर एक दिन जब वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि यहाँ पर नमित ने मधु से एक सवाल पूछ लिया कि तुम वर्जिन तो हो ना। ये सुनने के बाद तो मधु का दिमाग खराब हो गया और उस दिन के बाद से मधु ने नमित से कभी भी बात नहीं की। यहाँ पर मधु श्री को बताती है कि आज की दुनिया में कौन वर्जिन रहता है भला। नेशनल म्यूजियम में भी अब वर्जिन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि यहाँ पर वर्जिन का सरदार बैठा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा श्री होता है। लेकिन श्री ने ये बात मधु को नहीं बताई क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है और वो मधु से अभी फिलहाल तो ये सारी बातें नहीं करना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों ही फिल्म देखने के लिए जाते हैं और काफी सारा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को जान रहे थे और अब एक दूसरे को वो दोनों ही पसंद भी करने लगे थे। और मधु और श्री ने एक दूसरे के बारे में अपनी फैमिली वालों को भी बता दिया था। तो अब टाइम था दोनों की फैमिली वालों को एक दूसरे से मिलने का। अब आगे हम देखते हैं कि श्री की भतीजी मतलब कि भानु की बेटी जिसका नाम गीता है, वो एक अच्छी खासी जॉब करती है। और यहाँ भी भानु का कहना यही था गीता के लिए कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं, तुम अच्छे से काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर का काम भी करो और खाना बनाना वगैरह भी सीखो, क्योंकि आगे तो तुम्हें किसी दूसरे घर ही जाना है और वहाँ जाकर क्या तुम हमारी बेइज्जती करवानी चाहती हो, इसलिए तुम्हें घर के काम आना बहुत जरूरी है। जिसके बाद श्री और मधु की फैमिली एक दूसरे से मिलती है। दोनों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों की फैमिली वाले बड़े अच्छे थे, समझ रहे थे और काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। अब मधु और श्री जब अकेले एक कमरे में मौजूद थे तब मधु ने श्री के पास आने की कोशिश की। जब वो पास आए तो यहाँ पर श्री जो है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था
क्योंकि आज तक इतने पास उसके कोई भी लड़की नहीं आई है, और तो और आज तक उसने किसी को किस भी नहीं किया है। जबकि मधु को ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी वर्जिन नहीं होगा और इसे भी सब कुछ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब यहाँ पर मधु आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर कुसुम भाभी आ जाती है, तब उन्हें सब कुछ रोकना पड़ता है। और अब बात आती है कि यहाँ में मालूम चलता है कि दोनों की फैमिली वाले जो है वो उन दोनों की ही शादी के लिए मान चुके थे, जिस वजह से अब वो दिन आ जाता है जब दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने के सपने देख रहे हैं, और तभी यहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मधु जो है वो श्री से एक ऐसी स्टाइल में बात कर रही थी, वो स्टाइल श्री ने पहले भी सुन चुका है। दरअसल में आप जैसा कोई ऐप पर जब उसने पहली लड़की को कॉल किया था, उसने बिल्कुल इसी अंदाज में श्री से बात की थी। ये सुनकर तो श्री के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। वो ये बात तुरंत ही अपने दोस्त दीपक को बताता है। दीपक यहाँ पर श्री से कहता है कि तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया है, पता नहीं वो कितने लड़कों से बात करती होगी। वो सिर्फ कोई चैटिंग ऐप नहीं है, बल्कि वो तो एक नॉटी टॉक करने वाला ऐप है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ पर श्री का दिमाग हो जाता है खराब, और अब वो चाहता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए वो बाहर जाए। जब वो बस से कहीं पर जाने ही वाला था कि तभी उसके पास आ जाती है मधु। मधु उससे कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर कि यहाँ पर श्री जो है वो अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वो कहता है कि तुम आप जैसे कोई ऐप पर मौजूद थी और तुमने मेरे साथ बात की थी, जिस अंदाज में बात की थी उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। ना जाने तुमने कितने लड़कों से ऐसी बात की होगी। तब यहाँ पर मधु बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। जब नमित मुझे छोड़कर गया था तो वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। तब मैंने उस आप जैसा ऐप पर बात करना स्टार्ट किया था, लेकिन शुरुआत में ही मुझे तुम मिल गए थे। हमेशा कोई ना कोई लड़का मुझसे पूछता रहता है कि तुमने क्या पहना है, क्या पहना है, लेकिन पहली बार जब मैंने तुमसे बात की तो तुमने मुझसे खाने का पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा नाम भी पता चल गया था और ये भी पता चल गया था कि तुम मेरे मामा के पड़ोसी हो, तो मैंने सोचा कि तुम सबसे मेरे लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर श्री ने रिश्ता तोड़ दिया था और यहाँ से वापस आ गया। वापस आने पर उसने अपने घर वालों को भी बता दिया, जिसके बाद जब ये बात भानु को मालूम चली तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर मधु के घर पर चला गया और वहाँ उनके बीच में एक जोरदार झगड़ा हुआ, जिससे कि अब यहाँ पर मधु और श्री जो है वो ऑफिशियली पूरी तरह से अलग हो चुके थे। जिसके बाद से अब दोनों के ही बुरे दिन स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि मधु और श्री एक दूसरे को काफी हद तक पसंद करने लगे थे और अब वो एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि शादी का वेन्यू जो है वो पूरी तरह से बुक हो गया था और अब जो है वो पैसे रिटर्न नहीं होने वाले थे। इसी के बारे में दोनों के घर पर बात हो रही थी, लेकिन पैसे तो वो रिटर्न चाहते हैं। जिसके बाद गीता जो है वो अपने पिता भानु से बात करती है और बताती है कि उसे काम के सिलसिले में कोलकाता जाना है, लेकिन मेरे साथ कौन जाएगा उसे नहीं पता है। जिस वजह से यहाँ पर कुसुम भाभी कहती है कि वो साथ में चलेगी, वो तुम्हारे साथ भी रह लेगी और थोड़ा कोलकाता भी घूम लेगी। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन भानु जो है वो अभी भी गीता के पीछे पड़ा हुआ था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तुम खाना बनाना सीखो। लेकिन आखिरकार उन्हें परमिशन मिल चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर श्री जो है वो कुसुम भाभी और गीता को छोड़ने के लिए ट्रेन में जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि गीता जो है वो श्री को समझा रही होती है कि मुझे पता है इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी मधु भाभी को भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करने लगे थे। मैं चाहती हूँ कि आप फिर से एक हो जाओ, क्योंकि आप जैसे हो आपको वैसे ही मधु भाभी ने एक्सेप्ट किया है, वरना अभी तक तो सारी लड़कियों ने आपका सिर्फ मजाक ही बनाया है। ये सारी बातें सुनने के बाद श्री को ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि गीता जो है वो सही बोल रही थी और एक बार तो उसका भी हक बनता है कि वो मधु के पास जाए और उसे एक मौका दे। इसलिए वो दीपक से कहता है कि वो तो कोलकाता जाएगा और श्री से मिलकर ही रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि श्री जो है वो कोलकाता पहुंच चुका था, जहां पर मधु फ्रेंच पढ़ाती है वहां श्री पहुंच चुका था। मालूम चलता है कि वो तो लाइब्रेरी में मौजूद है। तब श्री भी चुपचाप वहां चला गया। श्री ने यहाँ पर देखा कि मधु जो है वो चुपचाप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है कि तभी श्री ने यहाँ पर यह भी देखा कि नमित यहाँ पर आता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं।
जबकि मधु यहाँ पर नमित से कह रही थी कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन वहाँ दूर बैठे श्री को ऐसा लग रहा था कि मधु और नमित के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जिस वजह से वो उनके पास चला जाता है और वो नमित से कहता है कि मुझे मधु से एक बात करनी है, इसलिए तुम कुछ देर के लिए वहाँ चले जाओ। जब नमित दूर जाता है तो यहाँ पर मधु से श्री जो है वो अपनी सारी बातें बोल देता है। वो कहता है कि इतने दिन में मैंने बहुत सारी बातें सोची और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और अब से चीजें जो है वो थोड़ी लिमिट में ही करना। ये सुनकर यहाँ पर मधु का हो जाता है दिमाग खराब। वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले, और तुम कौन होते हो कि तुम मेरी लिमिट सेट करोगे। मुझे ऐसा लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। जिसके बाद श्री यहाँ से चला जाता है और उसके पास भानु का कॉल आता है, जो कि कोलकाता आ चुका था। दरअसल में उन्हें वेन्यू का सेटलमेंट करना था, इसलिए वो कोलकाता आ चुके थे। अब श्री और भानु सभी लोग आपस में साथ थे कि तभी इन सभी की नज़र पड़ती है कुसुम भाभी पर, जो कि एक टैक्सी में बैठी हुई थी, और उनके साथ वो देखते हैं जॉय को, जो कि मधु के मामा जी है। जिससे कि हमें मालूम चलता है कि कुसुम और जॉय के बीच में अफेयर चल रहा है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद सभी लोग आपस में मिलते हैं और यहाँ पर भानु जो है वो कुसुम को बहुत चिल्लाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर कि कुसुम बताती है कि आपने कभी भी मुझे प्यार के लायक समझा ही नहीं, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं घर में कोई काम करने वाली बाई हूँ। भानु कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, मैं सबको आज़ादी दे रहा हूँ, मैं लड़की को पढ़ाई करने के लिए भी आज़ादी दे रहा हूँ। जिस पर कि कुसुम कहती है आज़ादी देने की जरूरत क्या है, हम कोई बंधक थोड़ी ना है जो कि हम आपसे आज़ाद होना चाहेंगे, हम भी वैसे रह सकते हैं और हम भी आज़ाद होकर अपनी मर्जी से जी सकते हैं। और इन सब बातों का यहाँ पर श्री जो है वो कुसुम भाभी का ही साथ देता है। तब यहाँ पर भानु को चुपचाप जाना पड़ता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी जॉय के पास कॉल आता है और मालूम चलता है कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका बीपी जो है वो लो हो चुका था और वो सीढ़ियों से भी गिर चुकी थी। आगे मालूम चलता है कि एक हफ्ते बाद नवरात्रि थी और दादी माँ को नवरात्रि में शामिल होना था। ये सारी बातें मधु यहाँ पर अपने मामा जी से कह रही थी। श्री यहाँ पर कहता है कि हम एक हफ्ते का इंतजार क्यों करें, हम माँ के लिए कल से ही नवरात्रि स्टार्ट करेंगे। तब वो यहाँ पर दुर्गे माता की एक मूर्ति लाते हैं और कल से ही पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और अब दादी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो सभी लोग अब पूजा में इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अच्छे से इस पूजा को करते हैं और खूब अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मधु और श्री के बीच में अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं हुआ था और अब नवरात्रि का आखिरी दिन था, जहाँ पर मूर्ति को विसर्जित करना होता है। और यहीं पर जब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और सभी लोग अपने घर लौट रहे थे कि तभी श्री यहाँ पर मधु को रोकता है। वो उससे कहता है कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी और मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, संस्कृत का टीचर हूँ और बिल्कुल अच्छे तरह से ज़िंदगी को जी रहा हूँ, बिल्कुल अपने भैया भानु की तरह। लेकिन मुझे मालूम चला कि मेरी सोच भी उन्हीं की तरह है और मैं किसी को आज़ादी क्यों दूंगा भला, जबकि हर एक इंसान आज़ाद रह सकता है। यहाँ पर श्री जो है वो मधु को एक प्यारी सी स्पीच देता है, जो सुनकर मधु को बहुत अच्छा लगा था। और अब मधु ने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे और दोनों एक बार फिर से साथ में हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।